हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास है और उस क्रम में हमने ईवीएस को संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस की कंप्लीट कर ली है और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और अब हम अपने हिंदी के क्रम में एक वीडियो इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का हमारा यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम बेसिक से मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हिंदी शिक्षण शास्त्र का यह हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण को भी पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो आपको बता दें, जो गद्य शिक्षण होता है जिसमें आपको कहानियां पढ़नी होती है उसमें स्पष्टीकरण विधि जो होती है वो सबसे प्रभावशाली विधि मानी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कविता का अर्थ है राग्यात्मक विधियों प्रवृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें, कविता को रागात्मक प्रवृत्तियां भी कही जाती है, यानी राग से गाया जाता है। जीवन की समालोचना यानी कि जीवन में जो संपूर्ण घटित है उसे हम एक कविता के माध्यम से भी बता सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। संगीत के माध्यम से भी कविता को व्यक्त किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों ही इसमें सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। तो कविता से तीनों का ही विकास होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। तो अभी हमने आपको बताया व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि, तीनों ही कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा नहीं है, व्याकरण में आपको क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। व्याकरण से तो ज्ञान होता है, कौशल का भी विकास होता है, ज्ञान का उपयोग भी होता है। जो हमारे प्रीवियस ईयर ज्ञान होते हैं, जो हमें पहले से प्राप्त ज्ञान होते हैं, उनका व्याकरण में उपयोग भी होता है। लेकिन व्याकरण के माध्यम से आपको कहीं भी मनोरंजन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो है मनोरंजन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक या व्यवहारिक। तो आपको बता दें, जो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है वह दोनों ही है, साहित्यिक भी और व्यवहारिक भी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित दोनों या साहित्यिक। तो भाषा शिक्षण का जो मूल आधार है वो मौलिक और लिखित दोनों ही होता है। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त होती है मौखिक रचना में। तो मौखिक रचना में लिखा तो नहीं जाता है, तो इसमें लिखने की विधि प्रयुक्त नहीं होगी। निबंध रचना में, हाँ, तो निबंध को देखा भी जाता है और लिखा भी जाता है, तो यही सही होगा हमारा ऑप्शन बी। तीसरा दिया शुद्ध अभिव्यक्ति में। तो अभिव्यक्ति यानी कि अपने अंदर की जो जो भावना है उसे आप सामने प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, तो इसमें लिखने की कहीं बात नहीं हो रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है निबंध रचना में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, भाषा द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अनुवाद विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है वो अनुवाद विधि है। अगला है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है तो अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध करना और उच्चारण करना, तीनों ही द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय माना गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दता अनुवाद किस विधि से किया जाता है। तो जो द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में अनुवाद है वो व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, पर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं। तो डेजी मोरविन पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्व अध्ययन के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करता है। यानी कि वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक के निर्देशन में, मतलब शिक्षक जो हमारा टीचर होता है उसके द्वारा दिए गए निर्देश में छात्र स्वतंत्र होकर, यानी कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अध्ययन करता है, वह कौन सी विधि है। तो आपको बता दें वह डाल्टन विधि है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है।
तो जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर जाता है, यानी कि पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, पहले आपको तरह तरह के उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद नियम बताए जाएंगे। जैसे अगर आपको व्याकरण पढ़ाया जा रहा है तो जैसे पहले बताया जाएगा, आपको उदाहरण दिया जाएगा कि वह घर जाता है, फिर आपको बताया जाएगा कि यह अगर ता है, ती है, ते है तो यह आपका इंडिफिनिट है, और अगर है लगा है तो आपका प्रेजेंट है, फिर नियम बताया जाएगा। तो यह आपका कौन सा होता है? आगमन विधि। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद नियम को बताया जाता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहीं होता दिया है। तो नियम से उदाहरण की ओर। नियम आगमन विधि में हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। जो हमें ज्ञात होता है उससे अज्ञात की तरफ जाते हैं, लेकिन नियम से उदाहरण की ओर नहीं जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। यहाँ ध्यान देना है आपको, विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं। यह बिल्कुल सही है। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, और विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो नियम से उदाहरण की ओर नहीं जाते, बल्कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है, यह कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। सुनना और उसे दोहराना, तो इसी को अनुकरण कहा जाता है। तो यही पहला सही है कि अनुकरण विधि है। शिक्षक उच्चारण करता है, बाद में उसी को सुन के छात्र उच्चारण करता है, तो यह अनुकरण विधि है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। अगला है, निम्न में से खेल विधि नहीं है, खेल विधि कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन विधि, तो यह खेल विधि है। इसमें बच्चों को मिनी मिनी टॉयज दे के बच्चों को सिखाया जाता है किंडरगार्टन विधि में। तो यह खेलों के माध्यम से, डाल्टन विधि में भी खेलों के माध्यम से, और मॉन्टेसरी विधि, तीनों में ही खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जबकि व्याख्यान विधि में खिलौनों का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है। व्याख्यान विधि में आपको कोई सेंटेंस है, कोई मान लीजिए पोयम है, उसी को विस्तृत व्याख्यान करके बताया जाता है। इसमें खिलौनों का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो खेल विधि का जो उदाहरण नहीं है वो है व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, पेस्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जेका टाटा विधि या व्याख्यान विधि? तो लेखन शिक्षक की जो विधि नहीं है वो व्याख्यान विधि लेखन शिक्षक की विधि नहीं है। व्याख्यान विधि से आप समझा सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, लेकिन यह लेखन शिक्षण की विधि नहीं है। वहीं पे पास्टोलॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जेका टाटा विधि या लेखन शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और प्रश्न है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए प्रश्न है, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, दोनों ही वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट में उच्चारण का क्या काम है, आप अपने दिमाग से पढ़िए। दूसरा दिया लिंग्वाफोन, तो यह बिल्कुल सही है। लिंग्वाफोन का भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद हो वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा प्ले लिस्ट में जाके हमारे और भी वीडियो को वॉच करें। अगर आपको पसंद आता तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताना ना भूलें कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। थैंक यू सो मच।